आज सेकेंड यूनिट में बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इसका हिंदी मतलब होता है जैविक विविधता, विविधता, और इसी का शॉर्ट फॉर्म है ये, जिसका मतलब है जैव विविधता, जैव विविधता। सेकेंड यूनिट में पढ़ना है जो हम लोगों को, वो पढ़ना है जैव विविधता और उसका संरक्षण क्या है, और समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जिसमें से पहला हम लोग आज पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। यह शब्द कौन दिया था? शब्द है वैज्ञानिक दिया था जिनका नाम है E.O. विल्सन। E.O. विल्सन। जितने भी ये टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं, जिनको किसने शब्द दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे इकोसिस्टम दिया था टांसले ने, इकोसिस्टम शब्द। इकोलॉजी शब्द किसी और ने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने। पर्यावरण शब्द बताए होंगे किसने दिया था। तो ये 3-4 शब्द जो हैं ये महत्वपूर्ण हैं, हर एक एग्जाम में आते रहते हैं। तो E.O. विल्सन ने क्या दिया था? जैव विविधता शब्द दिया था। ठीक है, तो जैव विविधता क्या है? दोनों का मतलब एक ही है ना, उसी को शॉर्ट में कहते हैं। तो जैव विविधता क्या है? जैव मतलब जैविक चीज़ें, पेड़ पौधा, जीव जंतु। विविधता मतलब उनमें भिन्नता है, बहुत सारी संख्या है। जैसे यहाँ पे हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं, सबके पास 2 आँखें हैं, 1 नाक है, 2 कान है, लेकिन सबका चेहरा अलग अलग है ना। चेहरा अलग है, आँख 2 ही है सबके पास, आँख का साइज भी अलग है, नाक भी अलग अलग है। तो ये क्या है? विविधता है। यह आनुवांशिक विविधता है ना। जेनेटिक्स आनुवांशिकी होती है ना, कि हमारा फिंगरप्रिंट जो है, सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। सेम होता तो एक दूसरे का पैसा निकाल लेते आराम से, नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि फिंगरप्रिंट अलग है। तो ये एक विविधता है। विविधता मतलब होता है कि भिन्न भिन्न लोगों का होना, भिन्न भिन्न जीव जंतु होंगे, भिन्न भिन्न पेड़ पौधे होंगे, बहुत सारी संख्या में होंगे। उन्हीं का जब अध्ययन करते हैं वही जैव विविधता कहलाता है ना। तो जीवों की विविधता जो है, जीवों में विविधता का पाया जाना, भिन्नता का पाया जाना, वही क्या है? जैव विविधता कहलाता है। जिसके लिए जो शब्द दिया E.O. विल्सन ने, जैव विविधता शब्द दिया। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? तो आप जैसे, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि पृथ्वी है, बीचों बीच विषुवत रेखा गुजरती है 0 डिग्री की, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा है ना। फिर एक 66.5 डिग्री की है, इसको इधर आर्कटिक वृत्त, इधर अंटार्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, इधर अंटार्कटिक वृत्त, और यहाँ पे ध्रुव है, इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल। ठीक है, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में वर्ष भर लंबवत होती हैं, बाकी अन्य क्षेत्रों में क्या होती हैं? तिरछी होती जाती हैं। तो इन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश क्या होता है? ज़्यादा पड़ता है। तो जैसे ही आप 0 डिग्री से उत्तर जाएंगे और 0 डिग्री से दक्षिण जाएंगे, तो जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे विषुवत रेखा से, वैसे वैसे ही जैव विविधता में क्या होती जाती है? कमी आती जाती है। जैव विविधता में क्या होती जाती है? कमी आती जाती है। उसका कारण है क्लाइमेट, जलवायु, सूर्य की प्रकाशों, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति। क्यों? क्योंकि जहाँ पे अभी बात करेंगे, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जैव विविधता होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ पे जैव विविधता क्या होती है? सर्वोच्च होती है। इसको BD करके लिखेंगे तो यहाँ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है,
और इसमें भी ये जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र होता है ना, जहाँ बताए थे कि खूब सारे बड़े बड़े वन होते हैं, पर्यावरण में बताए हैं इसके बारे में। भूमध्य रेखीय वन जो होते हैं वहाँ पे दिन भर बारिश होती है, रोज बारिश होती है, दिन भर क्या, रोज, डेली शाम के समय 2-4 बजे तक बारिश होगी लगभग, तो खूब बारिश होती है। तो वृक्ष खूब बड़े बड़े 3 परतों में वृक्ष पाए जाते हैं, यह भी बताए हैं, और जीव जंतु भी खूब सारे। तो यहाँ पे जैव विविधता सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद इस क्षेत्र में, और सबसे कम यहाँ पे जैव विविधता आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में तापमान कम होता जाता है और बर्फ भी जमा होता है वर्ष भर। इस क्षेत्र में तो वर्ष भर बर्फ जमा रहता है, तो वहाँ कोई जीव का विकास ही नहीं हो पाता। लेकिन इन क्षेत्रों में जैव विविधता पाई जाएगी, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता होगी, जीवों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, और विभिन्न प्रकार के जीव मिलेंगे। ये नहीं कि एक ही तरीके का जीव मिल रहा है, कई तरीके के जीव मिलेंगे, है ना। तो जीवों की संख्या भी ज़्यादा होती है और उनमें अलग अलग जीव भी होते हैं। 2 चीज़ें हैं, एक तो जैसे यहाँ पे कई जीव मिल रहे हैं, जैसे कुत्ता भी मिलेगा, बिल्ली भी मिलेगी, गाय भी, भैंस भी, इंसान भी, सब मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे इधर जाते जाएंगे तो संख्या कम होती जाएगी। हो सकता है फिर यहाँ पे जहाँ पे भालू बस मिले, एक भालू मिलता है, पोलर बियर, केवल एक भालू मिल रहा है, एक ही तरीके का जीव है, और उसकी भी संख्या 5-6 ठो 10 ठो होगी। लेकिन यहाँ कुत्ते ही मिल जाएंगे करोड़ों ठो, है ना। पूरे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में करोड़ों से ज़्यादा कुत्ते मिल जाएंगे। तो ये संख्या के आधारित है, ठीक है। तो ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जिसके बारे में कह रहे हैं कि यहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा क्यों है, उसका कारण है। तो कारण एक एक देख लेते हैं। पहला यह है कि जो जातियों का विकास होता है, जो जीव जंतु जो विकसित होते हैं, वह बहुत लंबा प्रोसेस है। यह नहीं कि कल 100 लोग थे आज 500 लोग हो जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। समय के साथ जो है संख्या, जीवों की उत्पत्ति, ये सब होती है। तो इन क्षेत्रों में क्या है कि बर्फ नहीं गिरता है। इन क्षेत्रों में क्या बर्फ गिरता है? नहीं गिरता है, बर्फ इन क्षेत्रों में गिरता है। तो यहाँ वर्ष में कम से कम 1-2 बार बर्फ गिर जाता है। तो बर्फ जब गिरता है तो पूरी ज़मीन को ढक लेता है, तो जो जीव जंतु है वो मर जाएंगे, पेड़ पौधे मर जाएंगे। लेकिन इस क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है। यहाँ तापमान लगभग ऐसा बना रहता है कि पानी बर्फ में परिवर्तित नहीं होता, जिसके कारण जीवों को विकास होने का अवसर मिलता है। अगर हर साल में एक बार बर्फ से ढक जाएगी ज़मीन, तो जो जीव होंगे वो नष्ट हो जाएंगे ना। फिर अगले साल छोटा सा पौधा उगेगा, फिर वो 1 साल बाद नष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पौधा उगेगा तो वो एक पूरा वृक्ष बनने को उसको मौका मिलेगा, है ना। तो इसलिए समय जो है यहाँ पे जीवों को विकसित होने का मिलता है। दूसरा कि इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना, इन तुलना में। मतलब मौसम स्थिर टाइप का कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर वही ठंडियों में मौसम बहुत ठंडी हो जाएगा। ठंडा मौसम जो है जीवों के विकास के लिए उतना पर्याप्त नहीं होता है। ठंडे मौसम में जीव विकसित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी ऊर्जा अपने आप को बचाने में लग जाती है ना। जैसे ठंडियों में आप भोजन क्यों ज़्यादा खाते हैं? आपको शरीर को गर्म रखने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होता है, तो आप भोजन के ही पीछे परेशान रहेंगे ठंडियों में। जो ठंडे प्रदेशों में लोग रहते हैं उनको पढ़ने लिखने का समय ज़्यादा नहीं मिलता है, वो अपना भोजन का ही व्यवस्था करते रहते हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग खुशहाल हैं कि आप लोग ऐसे इन्वायरमेंट में हैं कि आपको 24 घंटे में से 1-2 घंटे खाने में लगाते होंगे, बाकी सब समय मिल जाता है। बाकी और लोगों के साथ बहुत समस्याएं हैं। दूसरा फिर वही सदाबहार एक कारण कि यहाँ पे वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, तो ऊर्जा मिलती है पेड़ पौधों को, तो उनका विकास होगा। बरसात होती है ना। और इधर जैसे जैसे जाते जाएंगे तो सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होगी, पौधे कम होंगे तो जीव भी कम होंगे। पौधों पे ही तो जीव निर्भर होते हैं। अगर बकरी को घास नहीं मिलेगी तो बकरी की संख्या क्यों बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। फिर उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ सूक्ष्म जीवों की संख्या ज़्यादा होती है। सूक्ष्म जीव जो हैं वह ठंडे प्रदेशों में नहीं मिलेंगे आपको।
क्यों? क्योंकि वो बहुत ही उनके लिए तापमान, जैसे वायरस होता है, जो हम लोग जब कोरोना वायरस था तो कहते थे ना कि कोरोना वायरस को गर्म करना है, पदार्थ पानी को गर्म करके पिएंगे तो कोरोना वायरस मर जाएगा, है ना। ठंडे में कोरोना वायरस है ना। तो जीव जो है जैसे वायरस ही है। वायरस जब तक किसी कोशिका में नहीं गया है तब तक वह मृत समान होता है। जैसे कोरोना वायरस जो है वो अगर इस कुर्सी पे है, कहीं पे टच है, तो वो अभी एक्टिव नहीं है। जैसे ही वो शरीर में पहुंचेगा किसी माध्यम से तो वो एक्टिव हो जाएगा। एक निश्चित तापमान चाहिए होता है ना, तभी वो क्या कहते हैं, एक्टिव होते हैं। तो इसीलिए जब जो सूक्ष्म जीव हैं तो वो इस क्षेत्र में संख्या में ज़्यादा है उष्णकटिबंधीय में, और बाकी क्षेत्रों में संख्या कम है। तो जब जहाँ पे सूक्ष्म जीव हैं उनका मतलब क्या है कि जो भी जीव मरेगा उसको वो अपघटित कर देंगे, नष्ट कर देंगे और फिर से उसको मिट्टी में मिला देंगे, तो उससे उपजाऊपन बढ़ेगा। जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां जहां आसपास गिरती रहती हैं तो उसके नीचे की ज़मीन बहुत उपजाऊ रहती है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टियां सड़ के फिर खाद बन जाती हैं। लेकिन ठंडे प्रदेशों में अगर एक कोई जीव मृत हो गया है तो महीनों 1.5 महीनों तो वो डिकम्पोज ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तो तापमान इतना कम है कि वहाँ सूक्ष्म जीव विकसित ही नहीं हो पाएंगे। ठंडियों में देखते होंगे दही नहीं जमती है। क्यों नहीं जमता है? क्यों? क्योंकि दही जमाने के लिए बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है, वह दूध को फाड़ता है ना। दूध फटना मतलब ये नहीं कि दूध खराब हो गया है, वो एक चीज़ से दूसरे चीज़ में बदल रहा है। तो वो दही बनाने वाला जो बैक्टीरिया है वो ठंडी में उसका विकास नहीं होता, गर्मियों में बहुत तेज़ विकास होता है, इसीलिए गर्मियों में अच्छे से दही जम जाती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ठंडे, इसीलिए जब किसी की बॉडी डेड हो जाती है, कोई मर जाता है, तो उसको ठंडे बर्फ़ों में रखते हैं जैसे सड़ने न पाए। कुछ दूर से आ रहे हैं रिश्तेदार, वो भी देख लें आखिर में चेहरा, तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। और जब तक जिंदा था तब तक नहीं मिल रहे थे, क्यों? क्योंकि तब तक समय नहीं था। जैसे ही मर गया वैसे ही समय मिल जाता है सबको। तो ये सब जो है, तो सूक्ष्म जीव जो हैं वो क्या करते हैं, जैव विविधता में वृद्धि करने में मदद करते हैं। ठीक है। तो जैव विविधता को 3 रूपों में देखते हैं हम लोग। 3 रूपों में कह सकते हैं जैव विविधता को देखा जाता है। वो 3 रूप क्या है? एक है आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। एक है स्पीसीज डाइवर्सिटी, जातीय विविधता। और एक है पारिस्थितिकी विविधता। तीन रूप देखने को मिलते हैं जैव विविधता के। एक है, क्या है जी? आनुवांशिक विविधता। दूसरा है जातीय विविधता, जेनेटिक स्पीसीज। और पारिस्थितिकीय। तो एक एक करके सुन लेते हैं। क्या है? आनुवंशिक होता है, आनुवंशिक, जेनेटिक, स्पीसीज और पारिस्थितिकी। आगे विविधता लगा लीजिएगा, मैं नहीं लिखता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि विविधता नहीं लिखनी, डाइवर्सिटी रहेगा सब में विविधता। तो क्या है आनुवंशिक विविधता? जेनेटिक्स क्या होता है, आनुवंशिकी क्या होता है, तब ना आनुवंशिक विविधता होगा। आनुवंशिकी क्या होती है कि एक ही जाति के जो लोग हैं, जैसे हम लोग एक ही जाति के हैं, स्पीसीज हमारी एक ही है, होमो सेपियंस, है ना। होमो सेपियंस ही है ना हम लोग, सब लोग, अगर वैज्ञानिक रूप से कहेंगे। वैसे तो कोई कहेगा कि मैं जनरल में आता हूँ, मैं ओबीसी में हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ठाकुर हूँ, राजपूत हूँ, मेरे सामने मत आना नहीं तलवार से काट दूंगा मैं, है ना। तो वो जाति नहीं है। जाति मतलब जब यहाँ पे जाति शब्द प्रयोग करेंगे तो उसमें ये मत सोचिएगा कि हम किस जाति के हैं। उसमें जाति ध्यान रखिएगा कि हम जो एक जीवों की जो जाति है जिसको स्पीसीज कहते हैं, हम लोग किस स्पीसीज के हैं? होमो सेपियंस है ना। तो होमो सेपियंस है, लेकिन वो हमने बाद में अपने को
खुश करने के लिए कि हम फलाने जात से हैं, फलाने जात से, वो हमने खुद ही अपने को बांट लिया है। कोई बांटने नहीं है, प्रकृति ने ही बांट दी है, लेकिन हम खुद को बांट लेते हैं। तो जो आनुवांशिक है, आनुवांशिकी है, वह क्या है? जैसे हम लोग जितने लोग हैं यहाँ पे होमोसेपियन ही बैठे हुए हैं, है ना। अगर इन लोगों को छोड़ दिया जाए, ये पौधे जो हैं ये भी जिंदा हैं, ये भी जीव हैं, ये भी सुन रहे होंगे, इनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, किसी दिन यूपीएससी न क्रॉस कर लें, है ना, पढ़ते पढ़ते। तो हम लोग जितने लोग हैं होमोसेपियन ही हैं, लेकिन सबका चेहरा अलग क्यों है? जेनेटिक्स के कारण। जो जीन्स होते हैं, जीन्स पहनने वाला नहीं, जीन्स होता है क्या? गुणसूत्र, है ना। डीएनए जो होता है, जिसको कहते हैं डीएनए टेस्ट कराएंगे कि भाई बहन है कि नहीं है ना, जब विवाद होता है ये सब। तो जो डीएनए है या गुणसूत्र है, वो क्या करते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ले जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि वो अपने पिता को पढ़ा हुआ है, वह अपने माता को पढ़ा हुआ है, वह दोनों को नहीं पढ़ा है तो किसको पढ़ा हुआ है? फिर ढूंढने लगते हैं लोग, तो वो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो क्या होता है? जेनेटिक्स में डीएनए एक गुण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाते हैं। क्या होता है कि उनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डीएनए जाता है तो थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। इसी के कारण आप हूबहू नहीं लगते हैं अपने पेरेंट्स के अनुसार, आप एकदम पेरेंट के नहीं, जैसे जो जुड़वा होते हैं वो लगते हैं, क्योंकि वो सेम ही कोशिका से अलग हो जाते हैं। तो ये विशेष ज्ञान नहीं लेना है, बस इतना समझिए कि आनुवांशिकी का मतलब यह है कि एक ही प्रजाति के लोग अलग अलग होंगे। जैसे हम लोग हैं, कुत्ते आप देखते होंगे, कोई कुत्ता काला कलर का है, कोई सफ़ेद कलर का है, कोई दोनों कलर का है, किसी का मुंह छोटा सा है, किसी का बड़ा सा है। वो विविधता के कारण है, आनुवांशिक विविधता के कारण है। मतलब कि जो एक ही प्रजाति के लोग हैं, एक ही प्रजाति के लोग, उनमें कुछ गुणों में भिन्नता के कारण उनमें क्या है? विविधता है। जैसे हम लोग विविध हैं कि नहीं हैं? हम लोग विभिन्न तरीके के दिख रहे हैं, तो ये विविधता है। कुत्ते जो हैं, इतने सारे कुत्ते हैं, सब अलग अलग तरीके के हैं, है ना। कुत्तों में भी प्रजातियां फिर बट जाती हैं, कोई छोटा, कोई पतला, कोई बड़ा सा, देखने में बड़ा लगेगा लेकिन वो बहुत ही कम दौड़ेगा। जो लोग पालते हैं कुत्ता, कई तरीके का पालते हैं ना, छोटा छोटा क्यूट क्यूट रहेगा, कुछ बहुत बड़ी लगता है जिसको देख के डर लगता है ना। तो ये क्या है? ये आनुवांशिक विविधता है, ठीक है। आनुवांशिक विविधता इसी को कहते हैं। जैसे आम होता है, आम कई तरह का देखने को मिलता है ना मार्केट में, लेकिन वो है एक ही प्रजाति आम, लेकिन अब सबका अलग अलग नाम है, सबका अलग अलग स्वाद है। किसी में जो वो बीज होता है बहुत बड़ा रहेगा, उसमें जो पल्प रहता है बहुत कम रहेगा, तो उसको आप नहीं खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो पैसा बेकार हो जाएगा मेरा। तो आनुवांशिक विविधता मतलब कि एक ही प्रजाति के जो लोग हैं या जीव हैं, वो आपस में भिन्न हैं। जैसे हम लोग हैं होमोसेपियंस, आपस में भिन्न हैं, तो इसलिए आनुवांशिक विविधता होगी। फिर कौन सी है? जातीय विविधता। जातीय विविधता में क्या होगा कि एक ही क्षेत्र में, एक क्षेत्र में कई सारे स्पीसीज रहती हैं, एक क्षेत्र में कई सारी स्पीसीज रहती हैं। जैसे अनपरा क्षेत्र को अगर आप लें तो अनपरा में इंसान भी हैं, जानवर भी हैं ना, जानवर भी होंगे, पेड़ पौधे भी हैं। तो पेड़ पौधे अपनी प्रजातियों के हैं, इंसान अपनी प्रजाति क्या है, गाय भैंस अपनी प्रजाति के हैं। तो जातीय विविधता, जाति मतलब एक स्पीसीज, एक ही क्षेत्र में कई स्पीसीज मिल रही है ना। जैसे इस क्लासरूम में जातीय विविधता है कि नहीं है? कैसे है? क्या अलग अलग जातियाँ? जातियाँ कैसी अलग अलग हैं? जाति कास्ट सिस्टम में मत जाइए, वो जाति पहले ही बता दिए ना। जाति का मतलब है कि जीवों की जाति। जैसे हम लोग सब लोग होमोसेपियन ही हैं, तो अलग अलग कैसे हो गए? कैसे यहाँ पे जातीय विविधता देखने को मिलेगी? मतलब यहाँ पे हम लोगों के अलावा भी कोई जीव है? नहीं है। ये सब क्या है? ये जीव नहीं है। तो हम लोग होमोसेपियन हैं और ये पेड़ पौधे हैं, और ये प्रत्येक पेड़ अलग अलग प्रजाति का है। जैसे एलोवेरा अलग प्रजाति का है ना,
वो गुडलक बाम्बू अलग प्रजाति का है, ये पीस लिली अलग प्रजाति के हैं। इसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, कौन है? एलोनीमा, एग्लोनीमा अलग प्रजाति का है। इन लोगों में ज़्यादा प्रजाति दिख रही है, हम लोगों में कम दिख रही है, हम लोग एक ही प्रजाति के हैं। तो ये विविधता है जाति, मतलब इसी क्षेत्र में एक से ज़्यादा जातियां हैं। अभी तक क्या देखे थे कि इसमें क्या था कि एक ही जाति में भिन्नता होगी, यहाँ कई जातियां मिलेंगी एक ही क्षेत्र में, तो उसको क्या कहेंगे? जाति भिन्नता कहेंगे। फिर क्या आएगा? पारिस्थितिकी भिन्नता। पारिस्थितिकी भिन्नता में या विविधता में क्या आता है? इसमें आप एक बहुत बड़ा क्षेत्र लेते हैं, जैसे आप उदाहरण के रूप में अगर भारत को लेंगे, है ना, भारत का क्षेत्र लेंगे तो भारत में बहुत सारा इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। पारिस्थितिकी क्या क्या मिलेगी? जैसे हम आपको पारिस्थितिकी के प्रकार बताए हैं, क्या क्या प्रकार हैं। मान लीजिए भारत को छोड़िए, आप अनपरा ही ले लीजिए। अनपरा ही अगर आप अनपरा का क्षेत्र लेंगे तो यहाँ आपको कैसी पारिस्थितिकियाँ देखने को मिलेंगी? एक तो पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र देखने को मिलेगा, पहाड़ी है ना बगल में, तो पहाड़ी का पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम अलग होता है। दूसरा, जहाँ पे डैम बना होगा तो डैम का पानी जब विस्तार हो जाता है ना, तो वहाँ पे वेटलैंड इकोसिस्टम मिलेगा, आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। जो आप लोग मिनी गोवा गोवा करते रहते हैं वो क्या है? आर्द्रभूमि है, पारिस्थितिकी तंत्र है आर्द्रभूमि। मैदानी क्षेत्र मिलेगा, है ना, कुछ समतल एरिया होगा इस क्षेत्र का। तो एक क्षेत्र में कई तरह के पारितंत्र जब मिलते हैं, है ना, उसी को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विविधता, है ना, समझ रहे हैं। जैसे भारत का देखें तो भारत में रेगिस्तान भी मिल रहा है, तो रेगिस्तान अलग पारिस्थितिकी तंत्र है। भारत में पहाड़ी क्षेत्र भी है, तो पर्वतीय वहाँ पे मिलेगा पारिस्थितिकी तंत्र। मैदानी क्षेत्र में घास के मैदान होंगे कुछ जगहों पर, वो घास वाला क्षेत्र होगा, घास पारितंत्र। मैंग्रोव क्षेत्र मिलते हैं पश्चिम बंगाल एरिया में, उड़ीसा में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र। मतलब जितने पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार बताए हैं वो सब भारत में मिलते हैं। तो ये पारिस्थितिकी विविधता है कि पारिस्थितिकी तंत्र भी अलग अलग तरीके के हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं कि ये आनुवांशिक जाति और पारिस्थितिकी विविधता क्या है। फिर आगे चलते हैं। तो अब आपसे जब कोई पूछे कि आप कौन सी जाति के हैं तो आपको कहना है होमोसेपियन। कौन सी जाति के हैं? होमोसेपियन जाति। अच्छा होगा सब लोग अपने नाम के आगे होमोसेपियन लिख लें, हिमांशु होमोसेपियन, है ना। तो वो क्या होगा, इससे क्या होगा कि सब ये नहीं लगेगा ना कि वो इस जात का है वो उस जात का है, इससे डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, जो भेदभाव है वो कम होगा। तो मैं अपने नाम के आगे वो होमोसेपियन लगाने वाला हूँ, हिमांशु होमोसेपियन। तो मेरा नाम क्या होगा? हिमांशु होमोसेपियन, HHS। वाह क्या नाम। चलिए आगे अब कुछ कुछ टर्म्स हैं, कुछ शब्द हैं जिनकी परिभाषाएं आपको पता होना चाहिए। तो जातीय समृद्धि, जातीय समृद्धि, स्पीशीज रिचनेस, जातीय समृद्धि, स्पीशीज रिचनेस। स्पीशीज रिचनेस मतलब कि कई सारी जातियां पाई जाएं। जैसा कहते हैं कि वो बहुत रिच है तो उसके पास पैसा ज़्यादा है ना। कहते हैं वो सोशली बहुत रिच है, मतलब उसको बहुत लोग जानते हैं, समाज में उसका रुतबा है ना, समाज में बहुत अच्छे काम किया है। तो जातीय समृद्धि मतलब जातियों की समृद्धि, जातियों की संख्या ज़्यादा होना। जैसे एक ही क्षेत्र में बहुत सारे जातियां पाई जा रही हैं, इंसान भी, पेड़ पौधे भी, कई सारे जीव जंतु भी। तो इसको मेज़र करने के लिए 3 विविधता के पैरामीटर बनाए गए हैं, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा।
अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। ये क्या है, इनके बारे में देखते हैं अभी। ठीक है, तो इसका उदाहरण कैसे समझेंगे? इसका उदाहरण समझेंगे एक पर्वतीय क्षेत्र के माध्यम से। ये एक पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। इसको हमने 3 भागों में बांट दिया है और हम आपको बताए थे कि जैसे जैसे आप पर्वत पे ऊंचाई पे जाते हैं तो पेड़ पौधे और मिलने वाले जीव जंतु जो हैं उनका प्रकार बदलता जाता है। जब पहला यूनिट पढ़ा रहे थे उसमें जब पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ा रहे थे, उसकी वीडियो परसों डाले थे हम ग्रुप में, तो देख लीजिएगा उसको अगर नहीं देखें। तो पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र में जब बताए थे, तो जब आप पर्वत पे ऊपर जाते हैं तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है, लगभग 1500 मीटर शायद ऊंचाई थी क्या, कि 1500 मीटर जाने पर मतलब जो पेड़ पौधे मिलते हैं उनमें परिवर्तन आता जाता है, ठीक है। तो जो अल्फा डाइवर्सिटी है, अल्फा डाइवर्सिटी मतलब अभी जो हम आपको बताए थे कि जैसे यहाँ पे 3 क्षेत्र मान लेते हैं, ए क्षेत्र, बी क्षेत्र और सी क्षेत्र, ठीक है। ए क्षेत्र में अलग पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे, बी में अलग होंगे और सी में अलग होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही पर्वत पे ऊंचाई में भिन्नता है ना। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं पर्वत में पेड़ों की भिन्नता आती जाती है, भिन्न तरीके के पौधे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि तापमान बदलता जाता है, तापमान के कारण वनस्पति प्रभावित होती है। तो जो अल्फा डाइवर्सिटी है, अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब है कि जैसे ए क्षेत्र है, ए क्षेत्र है, इसमें कई सारे पेड़ पौधे होंगे, है ना, पेड़ पौधे होंगे ना, पेड़ पौधों को ही ध्यान में रखते हैं। यहाँ पे कई सारे पेड़ पौधे हैं, तो उन पेड़ पौधों में जो विविधता है, ठीक है ना, उन पेड़ पौधों में जो विविधता है, जैसे आम का पेड़ है, महुआ का पेड़ है ना, कई तरीके के पेड़ हैं, तो वो जो विविधता है वो क्या कहलाएगी? अल्फा डाइवर्सिटी कहलाएगी, है ना। कि एक क्षेत्र में जो जातियों में क्या है, विविधता है, जो जाति में विविधता है ना। और अब इसमें मान लीजिए जीव जंतु भी रहेंगे, लेकिन हम इसमें पेड़ों पर फोकस कर रहे हैं कि मान लीजिए पेड़ों में विविधता जो यहाँ पे देखने को मिलेगी वो क्या है? अल्फा डाइवर्सिटी है, ठीक है। फिर जब आप इन दोनों की तुलना करेंगे, इन दोनों में तुलना क्या, इन दोनों का जब स्टडी करेंगे कि यहाँ भी पेड़ पौधे हैं, यहाँ भी पेड़ पौधे हैं, लेकिन दोनों में क्या है? फर्क है, गुणों में भी फर्क है और भिन्न भिन्न तरीके के पौधे मिल रहे हैं। पौधे तो यहाँ भी हैं, पौधे यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ कोई और पौधा है, यहाँ कोई और पौधा है। तो ये जो विविधता है इसको क्या कहते हैं? बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। और जब इस पूरे पर्वतीय क्षेत्र में जो पौधे हैं उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें ए बी सी तीनों आ जाएगा, उसको कहते हैं गामा डाइवर्सिटी, है ना। मतलब एक पूरे बड़े क्षेत्र में जब आप विविधता का अध्ययन करते हैं जीवों के, उसको क्या कहते हैं? गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। ये बात समझ में आई सबको कि नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने में इन पौधों में भिन्नता मिल जा रही है? क्यों? क्योंकि यहाँ तक का टेम्परेचर अलग है, जैसे ही इसके बाद यहाँ जाएंगे तो यहाँ का टेम्परेचर अलग हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या होगा? पौधे में भिन्नता मिलेगी, जो पेड़ पौधे यहाँ पाए जाएंगे, जो यहाँ पाए जाएंगे, ठीक है। पूरा जब इकोसिस्टम एक देखेंगे, पूरा एक पर्वत का इकोसिस्टम अगर आप देख रहे हैं तो इनमें भिन्न भिन्न भिन्नताएँ मिल रही हैं। यहाँ अलग पेड़ पौधे हैं, यहाँ अलग, यहाँ अलग। तो वो पूरा जब होलिस्टिक देखते हैं तो गामा हो जाता है। 2 क्षेत्रों के बीच में देखते हैं, 2 भागों में, तो बीटा।
और एक क्षेत्र का देखेंगे तो अल्फा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? आगे चलते हैं। एक शब्द है जातीय बाहुल्य, स्पीसीज एबंडेंस। जातीय बाहुल्य, जातीय बाहुल्य, स्पीसीज एबंडेंस। जातीय बाहुल्य क्या होता है? जातीय बाहुल्य मतलब ऐसा होता है कि दो क्षेत्र हैं, ए क्षेत्र और बी क्षेत्र। ठीक है, ए क्षेत्र बी क्षेत्र। यहाँ पे जो कुल प्रजातियां हैं, कुल स्पीसीज हैं, स्पीसीज है ना, जैसे कुत्तों की अलग स्पीसीज है, कुत्ते कुत्ते हैं, गाय है अलग स्पीसीज, तो कुत्ता गाय ये सब अलग अलग स्पीसीज। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो कुल स्पीसीज है वो कितनी है? 50 है, और यहाँ पे कुल कितनी स्पीसीज हैं? 40 हैं। तो कहाँ पे जातीय बाहुल्य होगा? कहाँ पे जातियाँ ज़्यादा हैं? ए में ना, यही जातीय बाहुल्य है कि दो क्षेत्रों में, है ना, दो क्षेत्र हैं जिनमें जातियों की कुल संख्या कितनी है ना, जो जातियाँ हैं उनकी संख्या कितनी है। अगर उनमें जो जिसके पास ज़्यादा जातियाँ हैं वही जातीय बाहुल्य का क्षेत्र होगा। ठीक है ना, ये जातीय बाहुल्य है। एक शब्द है इसमें जैव विविधता की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ बायोडायवर्सिटी। प्रवणता को कहते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ बायोडायवर्सिटी। जैसे उदाहरण के रूप में समझिए इसको, जैसे अक्षांश है ना, तो विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो जो विविधता है उसमें क्या होती जाती है? कमी आती जाती है ना। जैसे जैसे आप अक्षांशों में उत्तरी अक्षांश की ओर और दक्षिणी अक्षांश की ओर विषुवत रेखा से जाते हैं तो जो जीवों में विविधता में कमी आती जाती है ना, या फिर जब आप ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो जीवों की विविधता में वृद्धि होगी। इधर से ऊपर जाएंगे नॉर्थ में तो कमी आएगी और नॉर्थ से नीचे आएंगे तो वृद्धि होगी। तो यही जो कमी होना या वृद्धि होना जैव विविधता में, जब आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं अक्षांशों पे, उसी को कहते हैं प्रवणता, जैव विविधता की प्रवणता। कि जैव विविधता की वृद्धि हो रही है या घट रही है जब आप अक्षांशों में एक अक्षांश से दूसरी जगह जा रहे हैं या दूसरी जगह से अलग आ रहे हैं, है ना। चाहे कमी हो चाहे अधिकता हो, जैसे जब आप इस विषुवत रेखा वाले क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जैव विविधता में कमी आती जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे कमी आती जाएगी, यहाँ से जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे कमी आती जाएगी। लेकिन हो सकता है कि कोई ध्रुवों से ऊपर नीचे आए, तो जब ध्रुव से नीचे आएगा तो उसको वृद्धि समझ में आएगी ना। तो चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, दोनों को ही प्रवणता ही कहेंगे, है ना, ग्रेडियंट ही कहेंगे। और उस कैसा ग्रेडियंट? जैव विविधता का ग्रेडियंट, विविधता। ठीक।
अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जैव विविधता के ह्रास के कारण क्या हैं, जैव विविधता के नष्ट होने के कारण क्या है। 2 मिनट 5 मिनट और लगेगा, जल्दी से खत्म कर देते हैं इसको। तो जैव विविधता के कमी होने के कारण क्या है, कौन बताएगा? क्या कारण है जैव विविधता के नष्ट होने के? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के ह्रास के कारण, नष्ट होने के कारण क्या क्या है? सबसे पहला कारण है कि जातियों का विलोपन हो जाना। जातियों का विलोपन, जातियों का विलोपन। विलोपन मतलब क्या है? समाप्त होना। समाप्त होना मतलब क्या है? जैसे डायनासोर एक समय में मिलते थे, डायनासोर एक समय पर पृथ्वी पे थे, वो समाप्त हो गए हैं। बहुत सारे जीव जंतु हैं जो प्राकृतिक रूप से क्या है, वो कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट के अनुसार सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे अभी यहीं का तापमान इतना हो जाए 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, हम लोग मर जाएंगे सब लोग, तो हम लोग विलुप्त हो जाएंगे। जैसे कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ता जाएगा, सब जगह पानी पानी हो जाएगा, तो फिर जीवन कैसे रहेगा? तो नहीं रहेंगे हम लोग। तो विलोपन होना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन समस्या ये तब करता है जब इसकी गति बढ़ जाती है हमारे कार्यों के कारण। जैसे कल हम उदाहरण बता रहे थे ना कि जब हम डाइक्लोफेनिक दवाई का प्रयोग करते हैं पशुओं के लिए, दर्द के लिए, लेकिन जब वो पशु मर जाता है तो उसको गिद्ध बाज आदि खाते हैं, उसके कारण उनका जो वो अंडे देते हैं उसका जो शेल होता है वो पतला हो जाता है और वो बहुत जल्दी फूट जाता है, जिसके कारण उनके बच्चे जो है उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। तो बच्चे ही उत्पन्न नहीं होंगे तो वो प्रजाति विलुप्त न हो जाएगी। तो विलोपन सामान्य शब्द है, लेकिन जब हमारी गतिविधियों के कारण विलोपन होता है तो वो बहुत तेजी से होता है, तो वो समस्या का कारण है। तो जातियों के विलोपन के कारण जब जातियां विलुप्त होती जाएंगी तो विविधता कम होती जाएगी ना, तो जातियों के विलोपन के कारण विविधता कम होती है। जैसे इस समय पर छठा विलोपन चल रहा है। छठा विलोपन, जिस समय काल में हम लोग जी रहे हैं, यह छठा विलोपन चल रहा है। मतलब छठवां बार जो है जातियों का विलोपन हो रहा है। इससे पहले 5 बार जातियां विलुप्त हो चुकी हैं। एक विलोपन में कई सारी प्रजातियां विलुप्त होती हैं। जैसे एक विलोपन रहा होगा जिसमें डायनासोर के साथ उसके बहुत सारे प्रजातियां विलुप्त हो गई, है ना। ऐसे ही कई सारी जो है जातियां विलुप्त होती जा रही हैं। और क्या है कारण? अगला कारण है आवासीय क्षति और विखंडन। आवासीय क्षति, आवासीय क्षति क्या है? जैसे जंगल के क्षेत्र थे, फॉरेस्ट थे, उसमें कई सारे पेड़ थे, कई सारे जीव जंतु रहते थे, हमने उसको काट के वहाँ पे मकान बना लिया। अब मान लीजिए शेर वहाँ से निकल के चला गया था घूमने, 10 साल बाद आया तो वहाँ पे घर है, मकान है। मान लीजिए अनपरा में कोई शेर रहता था, अब वो शेर टहलने चला गया। जैसे आप लोग घूमने जाते हैं ना कहीं कहीं, अब उसके पास हवाई जहाज और मोटरसाइकिल तो है नहीं कि बैठ के जा रहा है आराम से वापस आ गया। उसको घूमने में समय लगा, 2-3 साल 5 साल लग गया। तो अनपरा से वो चला गया रेणुकूट, और तब जब तक आया तो ये कॉलेज बन गया यहाँ पे, और यहीं पे उसका घर था। अब वो जब रेणुकूट से वापस आ रहा है तो कॉलेज के मेन गेट से अंदर घुसा तो लोग परेशान हो गए कि अरे शेर आ गया, शेर आ गया। वो तो अपने घर में ही आया है, वो तो उसका घर था, वहाँ पे तो हमने घर बना लिया। तो समस्या किसने पैदा की? उसके लिए हमने न की है, वो थोड़ी कर रहा है। तो ये है, ऐसा ही बहुत हो रहा है। ये कोई मजाक वाली बात है, ये सीरियस बात है, ये समझने की बात है। बस मजाक तरीके बता रहे हैं जिससे समझें आप लोग। तो आवासीय क्षति जब होती है, अब जैसे वो शेर आएगा तो उसको पकड़ने लगेंगे, पकड़ेंगे, मारेंगे, मार देंगे, मर जाएगा। तो उस एक जो जाति थी वो नष्ट हुई ना, एक जीव था नष्ट हो गया। ऐसे ही बहुत होता है। हम लोग पेड़ पौधों को काट के वहाँ पे सड़क बना दे रहे हैं। पेड़ पौधों को छोड़िए, पहाड़ भी काटे दे रहे हैं सड़क बनाने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है? प्रजाति विनाश हो रहा है।
आप अगर किसी जीव के घर को नष्ट कर देंगे तो वो रहेगा कहाँ। बड़े बड़े डैम बनाते हैं, गांव के गांव उसमें डूब जाते हैं, तो गांव तो डूब रहे हैं, इंसान तो चला जाता है, लेकिन छोटे छोटे जानवर कहाँ जाएंगे? उनको तो पता ही नहीं चलता है कि डैम भी बन रहा है, वो नष्ट हो जाते हैं। इंसानों को तो चलिए हटा दिया जाता है, बता दिया जाता है, लेकिन जानवर नहीं हटते। तो घर का अगर नाश होता है, ये सबसे बड़ा कारण है बायोडाइवर्सिटी के नाश होने का, है ना। तो घर नहीं नष्ट होना चाहिए किसी का, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, अतिदोहन। संसाधन जो है पृथ्वी पर वो सीमित है, संसाधन का अतिदोहन। अतिदोहन किसका? संसाधन का। दोहन मतलब होता है यूज करना, अति मतलब किसी चीज की अति हो जाती है, वो बेकारी होती है। जैसे एक सिद्धांत दिया गया था कि जो पृथ्वी पर संसाधन है, संसाधन, उसकी जो वृद्धि होती है वो होती है 1, 2, 3, 4 ऐसे, मतलब वर्ष दर वर्ष। उदाहरण के रूप में कहा कि जो संसाधन में वृद्धि होती है कैसे होती है? 1, 2, 3, मतलब एक एक करके बढ़ रहा है। लेकिन जो जनसंख्या बढ़ रही है वो कैसे बढ़ रही है? ज्यामितीय रूप से। इसको कहते हैं रेखीय। संसाधन रेखीय रूप से बढ़ता है 1, 2, 3, 4, और जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है। ज्यामितीय मतलब होता है 2, 4, 8, 16 ऐसे, दुगुना। संसाधन 1 बढ़ा तो जनसंख्या 2 बढ़ रही है, फिर ये 2 हुआ तो ये 4 हो गया, ये 3 हुआ तो 8 हो गया। समझ रहे हैं? तो मतलब संसाधन, इसका सिंपल सा मतलब है कि संसाधन बढ़ने की गति बहुत धीरे है और जनसंख्या बढ़ने की गति बहुत तेज है। तो जनसंख्या जब ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, हमारी जनसंख्या जब ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी ह्यूमंस की, तो हम क्या करेंगे? पर्यावरणीय क्षेत्रों में जाएंगे, तो पर्यावरण को नष्ट करेंगे और वहाँ पे घर बनाएंगे, खेती करेंगे, परिवहन के साधन बनाएंगे। उससे पर्यावरण का नाश होगा, इन्वायरमेंट का नाश होगा, बायोडाइवर्सिटी का नाश होगा, है ना। उससे बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है। तो जो संसाधनों का अतिदोहन है, अतिदोहन ही कहेंगे ना। संख्या बढ़ रही है तो हम उनके लिए, अब जब से संख्या बढ़ गई तो सबके लिए क्या चाहिए? बैठने के लिए। जैसे अब यहाँ पे 2000 स्टूडेंट है तो सबको बैठने के लिए टेबल चाहिए, तो टेबल चाहिए तो लकड़ी काटा गया होगा तब न टेबल बना है। लोहा चाहिए तो मिट्टी को खना गया होगा तब न लोहा बना निकला है। जहाँ पे खनन का कार्य होता है वहाँ का इन्वायरमेंट नष्ट हो जाता है। तो एक तो ये कारण हो गया अतिदोहन। एक है विदेशी जातियों का आक्रमण, एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज, इनको कहते हैं इन्वेजिव स्पीसीज भी। इन्वेजिव स्पीसीज क्या होता है कि कुछ लोग शौक के कारण या किसी और कारणवश जो हमारे या किसी इन्वायरमेंट में जो जीव नहीं पाए जाते हैं उनको भी बाहर से उठा के लाते हैं यहाँ पे। जैसे यूकेलिप्टस आपके यहाँ का पौधा नहीं है, उसको विदेश से लाया गया है। वह क्या करते हैं, ऐसे जो पौधे होते हैं या जीव जंतु होते हैं वो अन्य जो स्थानीय जीव जंतु हैं उनको क्या करते हैं? परेशान करते हैं, उनको खा लेंगे, नष्ट कर देंगे। तो इससे क्या होता है? हमारे यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो नष्ट होती है। बाहरी जो पौधे हैं या जीव हैं वो जब किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जो जहाँ नहीं पाए जाते, जैसे अनपरा में कोई ऐसा जीव है जो नहीं मिल रहा है, उसको हम यूरोप से, अमेरिका से उठा के लाए यहाँ रख दें, तो वो क्या करेगा? वो अन्य जो यहाँ के जीव हैं उनको भी नष्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा? हमारे यहाँ की जैव विविधता कम हो जाएगी ना, नष्ट हो जाएगी। ऐसे जीवों को एलियन स्पीसीज कहते हैं, जिनको हम जो जहाँ पे नहीं पाए जाते उनको दूसरे जगह से लेके आए। ठीक है। फिर क्या है? एक है सहविलुप्तता, लास्ट है यह, सहविलुप्तता। सहविलुप्तता जैसे कल हम बताए थे एक प्रजाति का नाम कीस्टोन प्रजाति, कीस्टोन प्रजाति। कीस्टोन प्रजाति बताए थे कि यह बहुत ही एक पारिस्थितिक तंत्र में जो कीस्टोन प्रजाति है बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह बहुत सारे जीवों को नियंत्रित करती है, कंट्रोल में रखती है। ऐसे ही सहविलुप्तता का मतलब है कि बहुत सारी प्रजातियां हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, अपने भोजन के लिए निर्भर हैं। जैसे प्रवाल विरंजन बताए थे एक दिन, प्रवाल बताए थे,
कोरल रीफ। कोरल क्या होता है? एक शैवाल और एक जीव। एक जीव होता है जो शैवाल के साथ अपने को संतुलित किए रहता है। शैवाल खाना बना के उसको देता है और वह शैवाल को सुरक्षा देता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ निर्भर हैं। इनमें से अगर एक भी नष्ट हो जाता है तो दूसरा मर जाता है ना। तो सह विलुप्तता का मतलब है कि दो जीव जो आपस में निर्भर हैं, अगर उनमें से किसी एक को नुकसान होगा तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। बकरी है, घास है, घास नहीं रहेगी तो बकरी मर जाएगी। तो ये सह विलुप्तता है। तो हमको दोनों को बचाने के लिए दोनों को बचाना होगा। तो ये जैव विविधता के ह्रास के कारण हैं। इसके अलावा भी जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, भूस्खलन आ गया, इससे भी जैव विविधता का नष्ट होता रहता है।